तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। 30 सितंबर, जैसा कि 30 सितंबर 1956 में बाबा साहब से आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी, तो वो कौन से मुद्दे थे जिनसे आपकी उनसे चर्चा हुई थी, जिनको लेकर? देखो, ये कहना है कि मैंने बाबा साहब के साथ काम किया सरासर गलत है। मैं तो उनके पैरों की मिट्टी के बराबर नहीं। 30 सितंबर 1956 को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की आखिरी वर्क कमेटी की मीटिंग हुई। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था, तक दिल्ली में रहता था। तो मुझे कहा गया कि जो पंजाब का नया अध्यक्ष बना है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का, उसकी जान पहचान बाबा साहब से करा देना। मैं इस नाते 26 अलीपुर रोड पे था। ये मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, मैं आपको देता हूँ। वो मीटिंग कई घंटे चली। दो बातें आपको मीटिंग की मैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो बताता हूँ। एक बात कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को तोड़ करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया कि हम ये पार्टी बनाएंगे। बाबा साहब ने कहा संविधान बन गया है, अब जात पात की जरूरत नहीं है, हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाएंगे। ये रेजोल्यूशन हुआ। दूसरा रेजोल्यूशन ये हुआ कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है एमएलए की, एमपी की, लोकसभा की, इसको खत्म करना चाहिए। इसके पक्ष में दलील ये दी गई इस रेजोल्यूशन के कि जो हमने चुने थे वो हमारी वोट से चुन के गए, लेकिन बात करते हैं अपने आकाओं की, मालिकों की, जो उनको पैसा देके कामयाब करवाते हैं। आज भी वही है। तो इसलिए बाबा साहब ने अपनी अध्यक्षता में कहाँ रिजर्वेशन के लिए क्या क्या उन्होंने किया है मुझे याद है। बहुत कम लोगों को मैंने बताया भी नहीं। ये जो रिजर्वेशन देने वाली कमेटी थी, संविधान सभा की, संविधान बनाने वाली कई कमेटियां बन गई। मैंने किताब लिखी है डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान। मैंने उसे लिखा कितनी कमेटियां बन गई। उसमें एक मिनोरिटीज कमेटी थी जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके चेयरमैन थे। बाबा साहब से झगड़ा हो गया। बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन एमएलए, एमपी, लोकसभा की 20 साल के लिए रख दो, उसके बाद खत्म। पटेल ने माना। पटेल ने कहा मैं 10 साल के लिए रखूंगा, 10 साल के लिए रखूंगा। बाबा साहब ने फिर कहा अरे तुम 10 साल के लिए रखोगे, जब खत्म करने की बात करोगे तो जिनके लिए तुमने रिजर्वेशन रखी है तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे, नोच नोच के खा जाएंगे। आज वही हो रहा है। कहाँ 10 साल, कहाँ आज तक है। अंदाजा लगाओ कितने साल हो गए। तो बाबा साहब ने आगे की सोचा, देश के इन लोगों ने आगे की नहीं सोची। तो आज दलित लोगों की, अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज्यादा दुश्मन वो लोग हैं जो लोकसभा में बैठे हैं। जो गलत काम करवाना चाहते हैं उनसे करवाते हैं। ये है। इसलिए आज भी हम ये कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। जो हमारी वोट लेगा हमारी बात भी करेगा। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहता हूं, रिकॉल का सिस्टम, हमारे देश में रिकॉल का सिस्टम, अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाना, ये भी हमारे देश के अंदर चालू होना चाहिए। हिम्मत है तो करो, हिम्मत है तो करेंगे। जो आज के शासक है, तो मेरी कोई बाबा साहब से चर्चा नहीं हुई। वो
थक गए। 2-3 घंटे चली मीटिंग, उसके बाद उनको लाके कुर्सी पे बैठाया गया बाहर ताज़ा हवा के लिए। तो उनको सिलेंडर रहता था वहाँ, उनको ऑक्सीजन दी गई, फिर अंदर ले गए। मैं उस खाली कुर्सी पे 3 घंटे बैठा रहा। जब मैंने देखा कि अब माहौल ठीक है तो मैं अंदर गया। तो मैंने बाबा साहब को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आपके जाने के बाद जो मिशन, जो सिद्धांत आपने जो मिशन चालू किया है उसको जीवित रखने के लिए, उसको चालू रखने के लिए अगर मुझे खून का आखिरी कतरा भी डालना पड़ा तो मैं डालूंगा। और मुझे खुशी है कि जो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को वचन दिया मैं उस पर कायम हूँ। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। हमारा भीमपत्र का दफ्तर शहर में था। ज्ञानी जैल सिंह आए मेरे पास, जो बाद में राष्ट्रपति बने। मैंने कहा मेरे दफ्तर में ज्ञानी जैल सिंह का क्या काम, बहुत बड़ा लीडर था वो पंजाब का, बाद में राष्ट्रपति बना। तो मैं उनको अपने सामने, एक कारखाना था मेरे दोस्त का, मैं उनको वहाँ ले गया, चाय पानी पिलाया। मैंने कहा ज्ञानी जी कैसे आए? तो उसने कहा भाई और कितनी खाक छाड़नी है, ये उसके शब्द हैं, खाक के मैंने मिट्टी। मैंने ज्ञानी जी क्या मतलब? कि तुम कांग्रेस में तो आओगे नहीं। मुझे कहने लगा मैं तुम्हें जज भर्ती करने का जो है पर्व सर्व कमीशन पंजाब का, उसका चेयरमैन बना दूंगा। मैंने कहा बस। अरे ज्ञानी जी, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को वचन दिया है, किसी नत्थू खैरे को नहीं दिया। वो वचन कैसे तोड़ दूं? मैं कहा आपको पता क्या कहते हैं बाद? आपको कहते हैं पंजाबी में गुल्ली गाड़ा, गुल्ली डंडा खेलते हैं ना। वो तरखान था, कारपेंटर था। ज्ञानी जैल सिंह जाट नहीं था, जैसे आपके मराठा हैं महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा में, आपके पंजाब में जाट है, कहीं जाट है, कहीं जाट है। वो जाट नहीं था, वो कारपेंटर था, रामगढ़िया उसको बोलते हैं। तो इसलिए यानी मुझे भी मौका मिला, लेकिन मैंने बाबा साहब का वचन नहीं दिया हुआ तोड़ा। आज मुझे खुशी है और लोग मेरा इसलिए आदर करते हैं कि मैंने 100 किताब लिख दी, मैंने सारा देश घूम लिया, मैं 12 बार इंग्लैंड गया, मैं 100 बार अमेरिका गया। वो नहीं, वो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैंने बाबा साहब को दिया हुआ वचन निभाया। दैट्स ऑल। जी सर, जैसे कि आप रिपब्लिकन पब्लिक पार्टी के 6 साल से महासचिव रहे हैं, लेकिन आज पार्टी छोटे छोटे दलों में बंटकर खत्म हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एक हिस्ट्री है। मैंने इस पे किताब भी लिखी है, अम्बेडकरी आंदोलन की दास्तान। वो किताब मैं आपको दे दूंगा, छपी है वो। रिपब्लिकन पार्टी के जो दिल्ली में है ना 15 जनपथ, वहाँ हमारा दफ्तर था। ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर 15 जनपथ पे था नई दिल्ली में। वहाँ हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, ऑल इंडिया कार्यकारिणी की। तो दादा साहब गायकवाड़ हमारे बड़े माननीय लीडर थे, दादा साहब गायकवाड़। वो एक रेजोल्यूशन लेके आए कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के साथ भी चुनाव समझौता करेगी। उसको अंग्रेजी मराठी में बोलते हैं युति, मराठी में समझौते को बोलते हैं युति। यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के साथ भी समझौता करेगी, ये रेजोल्यूशन लेके आए। मैं कार्यकारिणी का मेंबर था, बीपी मौर्य भी थे, संगप्रिया गौतम भी थे, ये हमारे पुराने साथी रहे हैं। तो मौर्य की डेथ हो गई, गौतम अभी जिंदा है, वो बीजेपी में चला गया था।
तो मैंने कहा दादा साहब ये नहीं हो सकता। वो वाई बी चौहान हुए, एक वाई बी चौहान महाराष्ट्रियन बहुत बड़े लीडर है, उनको वचन दे के आए थे कि फैसला यूनानिमस होगा, एक मत। मैंने कहा ये नहीं होगा, मेरा विरोधी नोट लिखो, विरोधी नोट। मैंने 7 पेज का लॉन्ग हैंड में, 7 पेज का, आज भी पार्टी के रिकॉर्ड में है। मैंने कहा आज आपने पार्टी की कब्र खोद दी है। जैसे ही दिल्ली में पब्लिक मीटिंग हुई उसमें भी मैंने कहा मैं आज पार्टी की कब्र खोद दी है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे लीडर बिकते चले गए। बीडी खोबरागढ़े 6 साल के लिए राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बना। ऐसे किस किस का नाम लूं, एक एक बिकते चले गए। बीपी मौर्य यूपी के बहुत बड़े लीडर, बड़े विद्वान, उसने कहा ये कांग्रेस से समझौता करते तो कांग्रेस में चले जाओ। वो कांग्रेस में चला गया और स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर बना सेंटर में, और करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई। आज भी उसका सैनिक फार्म है दिल्ली में, बीपी मौर्य का, मैंने देखा है। तो रिपब्लिकन पार्टी को लीडरशिप खा गई। अब 64 का जो मोर्चा है, ये क्यों हुआ, ये मैं बताता हूँ क्यों हुआ। 1964 में हमने मोर्चा लाया। जो एक्शन कमेटी थी, दादा साहब गायकवाड़ उसके चेयरमैन थे, मैं उसका वाइस चेयरमैन था। तो पार्टी ने फैसला किया कि सबसे पहले बाली गिरफ्तारी देगा, अगर ये गिरफ्तारी देगा तो सारा देश हिलेगा। तो मुझे 6 दिसंबर 1964 को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। 10 लाख लोगों ने अपने आप को जेल के लिए ऑफर किया। 2,40,000 लोग जेल के रजिस्टर में थे। मैं जेल में था, मेरी पत्नी, मेरे 2 संतान, मेरा बेटा डॉक्टर राहुल कुमार जो अब पीएचडी है, वो भी मेरे साथ जेल में था। मेरी बेटी सुजाता जो भी कनाडा में है, वो भी जेल में थी। वो अपनी माँ के साथ आई आंदोलन करने के लिए, तो उनको जज के सामने पेश किया। जज कहने लगा तुम तो जाना है तुम्हें, तुम बच्चों को क्यों जलील करते हो, इनको क्यों खराब करते हो। तो मेरी वाइफ ने कहा, अजीत कौर उनका नाम है, अजीत कौर ने कहा मैं आपके घर छोड़ आती हूँ। फिर वो शर्मिंदा हो गया। तो मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे 70 दिन जेल में रहे। उनको तो पहले छोड़ दिया, मुझे सबसे आखिर में छोड़ा गया। 70 दिन मैं जेल में रहा। पार्टियों ने देखा, कांग्रेस ने देखा, अरे ये क्या, ये तो इनकलाब ही हो गया, इनकलाब हो गया। हमारी सारी मांगे मानी गई। बाबा साहब का जो प्रतिमा लगी है, जो बुत लगा है पार्लियामेंट में, ये भी एक मांग थी। और बहुत मांगे हैं, वो आपको मैं अपनी बायोग्राफी दूंगा, उसमें सब है, आप वहां से ले सकते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को लीडरशिप खा गई। आज रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, खाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के साथ नाम लगाते हैं अठावले, रिपब्लिकन पार्टी गधा, रिपब्लिकन पार्टी कुत्ता, ऐसे नाम लगाते हैं। मैं जान के कह रहा हूं गधा और कुत्ता। पार्टी नहीं है, पार्टी खत्म हो गई। उसका नाम लेके अपनी गद्दारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं खुद को। अम्बेडकर ने बिकना नहीं सिखाया। बाबा साहब को जब उन्होंने 1935 में कहा, जियोला में कहा 1935 में, मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं। याद है ना सबको। 21 साल लगाए, 56 में जाके दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 1956 को।
तो तब पता निजाम हैदराबाद ने क्या कहा, उस वक्त आबादी 6 करोड़ थी, जिनको दलित बोलते हैं। उसने बोला मैं 6 करोड़ रुपया देता हूं, मुसलमान बन जाओ। बाबा साहब ने कहा मैं थूक देता हूं, ले जाना उठा के। है कोई ऐसा कहने वाला? और कौन था निजाम हैदराबाद? दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो चाहता तो बाबा साहब को खत्म भी करा सकता था, लेकिन अम्बेडकर थे निडर, बेखौफ। एक बार वो ठहरे हुए थे दिल्ली में, एक ईस्टर्न कोर्ट है ना, एक वेस्टर्न कोर्ट, वहां ठहरे थे। तो नीचे एक मुसलमान को मार रहे थे। बाबा साहब नीचे आए, अरे इसको क्यों मार रहे हो, चलो हटो, और उसको ऊपर ले गए। ऐसे निडर थे वो। तो अम्बेडकर तो एक हस्ती थे। मैं उनके क्या उनसे चर्चा करनी है या क्या उनकी करनी है, मैंने खिदमत, मैं तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, आज भी वैसे ही हूँ। मैं जो कुछ हूँ बाबा साहब के कारण हूँ। यही मेरी क्वालिफिकेशन है, यही मेरा वस्फ है, यही मेरी योग्यता है। सर, वर्तमान परिस्थितियों में 11 लाख संगठन देश में SC/ST का काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता से दूर क्यों हैं? ऐसा ये है कि जैसे रिपब्लिकन पार्टी खत्म हुई, देखो जब हमारी रिपब्लिकन पार्टी थी, पंजाब में हमारे 2 मंत्री हुए, प्यारा राम धनवाली, डॉक्टर गुरचरण सिंह। जस्टिस की जहाँ सरकार आई, जज की जस्टिस गुरनाम सिंह, जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार आई पंजाब में। उसमें हमारे दो मंत्री थे रिपब्लिकन पार्टी के, प्यारा राम धनवाली, डॉक्टर गुरचरण सिंह। यानी जब पार्टी एक थी, हम सत्ता में भी आए। और मास्टर मान सिंह उत्तर प्रदेश में, आगरा के, वो भी मंत्री बने। ऐसे जगह जगह हमारे लोग जो है वो सत्ता में आए। जैसे पार्टी टूटी, बिखरी, सत्ता से बाहर हो गए। यानी आज अम्बेडकर की मूवमेंट, बाबा साहब की मूवमेंट बहुत जबरदस्त मूवमेंट है, आज भी मानता हूं मैं, लेकिन उसका केंद्रीकरण नहीं है, सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए समता सैनिक दल की आपने बात की, दिल्ली के अम्बेडकर भवन में हैं 2 कमरे में। मैं गया यहाँ से कार लेके, 3000 रुपया खर्चा। तो मैंने कहा भाई छोड़ो, सब मिलके काम करो। माने ही नहीं, इसलिए कि अठावले ने उनको पैसे दिए। ये है असल बात। तो हमारा जो दल है ना बिकता है, ना झुकता है, ना रुकता है। हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो सर, चलते चलते आप चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश एक ही है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानो, बाबा साहब अम्बेडकर को समझो, उनके लिटरेचर द्वारा समझो और देश को तर्कशील बनाओ। अगर देश तर्कशील बनेगा, आगे बढ़ेगा। यही अम्बेडकरिज्म है, यही बुद्धिज्म है, यानी तर्कशील होना। जैसे मैं पहले कहा, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाओ, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, समझो और उस मुताबिक आचरण करो। प्रैक्टिकली जो बाबा साहब ने कहा वो करो, तो देश आगे बढ़ेगा। और फिर हम जो हिंदू राज बनाना चाहते हैं उनका मुकाबला भी कर सकेंगे, अगर हम सच्चे मायने में अम्बेडकरी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी दूर से आए और आपने समय दिया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंग्रेजी में आई वेरी थैंकफुल टू यू।